हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी तनकीद का सामना है। भारी नवाला निकलना हमेशा मुश्किल होता है। वड्डियां कुर्सियां छोटे लोग, लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में है। 90% हमारे साफियों को पता ही कुछ नहीं है। दिल पर सख्त हाथ रखकर एक दफा उन्हें इक़्तिदार में आने देना चाहिए। तमाम सियासी जमातें जो हैं इनके बड़ों को इल्म है, जिनको पता होना चाहिए था उनको पता है। मुझे डाउटफुल हूँ कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो। अगर इमरान हारेंगे तो सियासत के जरिए हारेंगे। कुछ वजह है कि हमारी जुडिशरी लोएस्ट रैंकिंग है दुनिया के अंदर, और कुछ वजह है कि इन केसेस का पिछले 1.5-2 साल में फैसला नहीं हो सका। रिव्यू के हवाले से भी इत्तेहादी जमातें तमाम ऑन बोर्ड थी, तभी रिव्यू दायर किया गया है। तो इत्तेहादी जमातों को कोई किसी चीज पे एतराज नहीं है, दे आर ऑन बोर्ड। पीपल्स पार्टी मजबूती से खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर इत्तलात की तरफ से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है और इसके लिए कार्रवाई शुरू करने वाली है। अब ये ऐलान तो कर दिया कल वज़ीर इत्तलात ने, लेकिन उसके बाद न सिर्फ मुख्तलिफ सेक्टर्स से इसके ऊपर तनकीद आई, हमने भी कल इसको डिस्कस किया, बल्कि जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी बड़ी तनकीद का सामना है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने न सिर्फ टॉक शोज़ में बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर अलग ऐलान ये कहा कि वो किसी भी तरह से एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी को इंडोर्स नहीं करते और ये नहीं होना चाहिए। कुछ रहनुमा थे जिन्होंने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि जिस तरह से उनकी तर्ज़ सियासत है या सियासत करने का स्टाइल है उसको तनकीद का निशाना भी बनाया। मुराद अली शाह साहब, शर्जील मेमन साहब टू बी स्पेसिफिक, लेकिन ओवरऑल ये सेंटिमेंट रहा पीपल्स पार्टी का कि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला और बड़ा गलत फ़ैसला होगा अगर हुकूमत ये करेगी। न सिर्फ ये, MQM ने भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, ANP का आपको पता ही है, पहले ही कल हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ बात इत्तेहादियों तक नहीं रही। कल वज़ीर इत्तलात ने तो ये कहा कि इत्तेहादियों की मुशावरत और इत्तेहादियों की इसमें रजामंदी शामिल है जो पाबंदी के लिए स्टेप्स हुकूमत उठाने जा रही है। लेकिन आज डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है, कल के अता तारर के बयान से मुतल्लिक भी और पाबंदी से मुतल्लिक आगे हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत की उस ज़िम्न में। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने, देखें एक चीज़ तो प्रूवन है, 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। वज़ीर इत्तलात ने बड़े वाज़ेह तौर पर आपको अभी सुनाया, अभी थोड़ी देर पहले, कि कहा कि किस तरह से इत्तेहादियों की मुशावरत और रज़ा शामिल है इस फैसले के अंदर। लेकिन डिप्टी वज़ीर आज़म कहते हैं कि पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा, फिर कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा जो भी होगा। लेकिन साथ ही साथ पाबंदी से मुतल्लिक उन्होंने कुछ दलाइल भी पेश कर दिए। हुकूमत के ही 2 ओहदों के दरमियान, 2 ओहदेदारों के दरमियान, 2 धड़ों के दरमियान इतना तज़ाद क्यों, इतने सीरियस मामले से मुतल्लिक अपने तजियाकारों के सामने सबसे पहले ये सवाल रखा है और इसी से डिस्कशन शुरू करते हैं कि पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमत के मुतज़ाद बयानात की वजह क्या है। हमें ज्वाइन करें शाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। सुहेल साहब, सर ये जो फ़ैसला है, एक तो वैसे ही इतना संजीदा फ़ैसला जिसको सब कुछ ज़्यादा सराह नहीं रहे, ऊपर से हुकूमत की अपने ही धड़ों में इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है या तज़ाद पाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि ये चूँकि फैसला बहुत मुश्किल फैसला है, गलत फैसला है
और इस जितने भी जमहूरी ज़हन हैं उनके लिए इस फैसले को कबूल करना बड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो नून के अंदर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो, चाहे वो साफियों के अंदर हो, या किसी भी, चाहे अदलिया के अंदर हो। उसकी वजह यह है कि हम माजी में देख चुके हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, उसके बाद जो है ANP, उस वक्त नैप उसको कहते थे, तो ये जिस पे पाबंदी लगी, फिर वो पाबंदियां जो हैं उनका क्या असर हुआ, अवामी लीग पे भी आपने पाबंदियां लगाई, उसका क्या असर हुआ। और फिर दूसरी बात यह है कि जो मजहबी जमातें हैं ये वो उन पे पाबंदियां लगती भी हैं, काम भी उन्हें करने दिया जाता है। तो ये सारा एक समझें कि इसमें कभी भी हमने संजीदगी नहीं पाई और ना कभी अवाम ने इसको कभी कबूल किया है। और अब भी मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसी पार्टी कि जो कि मकबूल पार्टी है मुल्क की, जिसकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो भारी तादाद में मौजूदगी है, और अगर उसको रिजर्व सीटें मिलती हैं तो वो सबसे बड़ी जो है पार्टी बन जाएगी। तो ऐसी पार्टी को जिसके करोड़ों लोग हैं वो उसको आप किस तरह से बैन कर सकते हैं? भाई बात तो ये मान लेनी चाहिए हुकूमत को कि भाई आप 13 जजों को तो मना नहीं सके, ठीक है, उनके सामने तो अपने दलाइल पेश नहीं कर सके, वहां तो अपनी केस जो है वो पेश कर नहीं सके, तो आप जो करोड़ों लोग हैं उनको अपना केस कैसे मनवा लेंगे? जो 2-3 जजों को ही आपने कन्विंस करना था ना, मामलात इधर से इधर हो सकते थे, वो वहां तो आप फेल हो गए। तो अब आप करोड़ों लोगों को किस तरह से एक और उससे भी बड़े इकदाम पे जो है वो बनवा लेंगे? मुझे नहीं लगता। ये सारी जो चीजें हैं ये खुदकुशी है और गैर जमहूरी हैं, और इससे किसी और को नुकसान नहीं, हुकूमत को नुकसान होगा, और PTI को तो बिलवास्ता तौर पे ये मजबूत कर रहे हैं। इस तरह के इकदामात से तो ऐसे लगता है कि ये डेस्परेट हो गए हैं और डेस्परेशन में ये स्टेप्स। लेकिन इसकी क्या वजह है? कल वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आके ऐलान किया, वज़ीर इत्तलात तो हुकूमत की पॉलिसीज़ के तर्जुमान होते हैं ना, लेकिन आज डिप्टी वज़ीर आज़म एक कदम पीछे हट रहे हैं उनके बयान से, या उसको वजाहत किस तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, आगे जाकर देखेंगे। ये क्या चल रहा है? देखिए, भारी नवाला निकलना हमेशा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग छोटे छोटे नवाले लेते हैं। तो ये भारी नवाला है, इससे निकलना मुश्किल होगा, खुद नून लीग के लिए भी और उनके इत्तेहादियों के लिए भी। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवाइजेबल है, बल्कि ये यूं समझिए कि अगर ये इस तरफ चल पड़े और ये एडहाक जजेस की तरफ चल पड़े, तो यूं समझे कि आज से वो कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड, वो हो चुका है। सर, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि क्या आप समझते हैं फिर कि पाबंदी आगे जाकर होगी ही नहीं, ये फैसला रिवर्स हो सकता है हुकूमत का, या फिर इसको डाइजेस्टेबल बनाया जा रहा है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप रिजर्व सीटें का फैसला सुप्रीम कोर्ट से अपनी फेवर में नहीं ले सके, तो आप किसी उस पार्टी को जिसको उन्होंने रिजर्व सीटें दी हैं मेजॉरिटी के साथ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, 9-2 के साथ, 9 जजेस ने ये तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है हमने उसको पार्टी को माना था, ये गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने। तो अभी तो वो 9 जजेस ने पार्टी माना है, आप उसको बैन कर रहे हैं। तो ये तो देखो ना, उसकी स्पिरिट जो फैसला है उसके खिलाफ है। अब ये जब दोबारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो क्या तब्दीली आ जाएगी उसमें? इसका मतलब है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो तो दूसरी तरफ खड़ी है, क्या देगी, दूसरी तरफ खड़ी है। तो बड़ी वाज़ेह है चीजें हैं, लेकिन होता यह है कि इक्तदार में बैठे हुए लोगों को वो नजर नहीं आ रही होती। जो चीजें हम गरीब लोगों को जो दूर बैठे होते हैं हमें साफ नजर आ रही होती हैं, लेकिन जो अहले इक्तदार होती हैं उन्होंने ऐनकें पहन रखी होती हैं जिसमें अपने ही साए नजर आते हैं।
ये इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि भट्टी साहब जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर बैठ के ये देख सकते हैं, लेकिन वो जिनके पास इतने मुशीर हैं, इतनी थिंक टैंक्स हैं उनके डिस्पोजल के ऊपर, इतने लोग हैं उनको बताने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको समझ ना आए? आज भी हुकूमत ने एग्जैक्टली वही किया जो हम लोग कल सोच रहे थे और बातें कर रहे थे। डिप्टी वज़ीर आज़म आकर वज़ीर इत्तलात के बयान को एक तरह से डिफ्यूज़ कर देते हैं, क्यों? मैडम शेख, पहले शेर सुनिए। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पर पैरा तो है। लब पे पाबंदी तो है, एहसास पर पैरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। मैडम शेख, वड्डियाँ कुर्सियाँ छोटे लोग, पहला इसका जवाब। दूसरा, ये झूठ बोला जा रहा है, अब आप इसमें कुरीदिएगा मत, मज़ीद इस हवाले से मेहरबानी करके सवाल ना पूछिएगा, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है, मुनाफकत की जा रही है, सच नहीं बताया जा रहा, सच नहीं आगे पहुंचाया जा रहा, और माज़रत के साथ 90% हमारे साफ़ियों को पता ही कुछ नहीं है। जो स्क्रीनों पर है वो नहीं है, जो हो रहा है वो स्क्रीनों पर नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी कह रहे हमें पता ही नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब दिल पर हाथ रख कर, अपने अगर सज्जी साइड पे ही दिल होगा, खब्बी साइड पे, तो दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें पहले से ही पता था। और मुस्लिम लीग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इससे पहले वाली मीटिंग में क्या कह रहे थे, जो मीटिंग बड़ों की, इनकी मुस्लिम लीग की बड़ों की हुई है। और बाकी जो कह रहे हैं कि हमें छोटी जमातों को छोड़ दीजिए, वो आखिरी लम्हे पे आवाज़ मारी जाएगी अगर मारने का मौका आया तो। बड़ी जमातें और उनके बड़े, जिनको पता होना चाहिए था उनको पता था, जिन्होंने जो फैसला साज है उनको पता है। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये एडॉक जजेस कोई हमारी बेहतरी के लिए लाए जा रहे हैं, पता नहीं किसको क्यों कोई बेवकूफ़ बनाता रहता है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुकदमे हो गए तो एडॉक जजेस लाए जाए। एडॉक जजेस लाने के लिए सर वो आगे जाके बात करते हैं। क्या मुलाकातें हुई? नहीं, इससे थोड़ा सा लिंक बनता है, इससे भी लिंक बनता है जजेस का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस, 11 जजेस ने कहा है, बल्कि 13 ने कहा है कि बैसियत जमात थी। तो पहली वजह तो ये है कि मैडम शेख, ये छोड़ दीजिएगा, जिनको पता होना चाहिए था उनको पता है। हाँ, अलबत्ता मुझे डाउटफुल हूँ कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो, इस हवाले से मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन शायद उनको आखिरी लम्हों में पता चला हो। लेकिन जिनको पता होना चाहिए, जो मुस्लिम लीग के बड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, उनको सब पता था। दूसरी वजह, अब ये जो झूठ या मुनाफिकत के चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, इसकी वजह यह है कि ये जो नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बाबरकत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो तारीख़ी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बबू बराल फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यकीनन महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कर्ज़े, आलमी तनाई और अंदरूनी नफरत और तकसीम मुक जाएगी, इसका केस कमज़ोर है। पहली बात ये नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है तो उसके 115 मेंबर हैं तो कोई रद्द अमल आएगा, ये नहीं है। केस कमज़ोर है। केस एक मुल्क में पेश करना है अदालत में, और एक मुल्क से बाहर पेश करना है आपने बाहर की दुनिया को, तो केस कमज़ोर है। दूसरा, मुंह कालक कोई नहीं मलना चाहता। ये जो मुंह कालक है ना, ये इसका फ्रंट फेस कोई नहीं बनना चाहता, कुछ इफ्स एंड बट्स रखने चाहते हैं। ये वो मैं बातें बता रहा हूँ जो पता ही कोई नहीं है, माज़रत के साथ उसमें से। अच्छा, तीसरा, बदनामी रुसवाई का ये जो बोझ है, ये अगले इलेक्शन, अगली सियासत में कोई अकेला नहीं उठाना चाहता। पहले तुम भी साथ मिलो, सारे साथ मिलो, और इस वजह से, और फिर पार्टियों में मुकम्मल इत्तफाक नहीं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी है, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग समझते हैं सानू तो पता ही कोई नहीं। भाई क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? बजट में किसको नहीं पता था यार? किसको नहीं पता था इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस का? किसको नहीं पता था के इज्जत कानून का? जिनको पता होना चाहिए तो उनको पता था, और जिनको इसका पता है उनको भी पता है। लेकिन मुकम्मल इत्तफाक नहीं है पार्टियों में, इवन मुस्लिम लीग नून में भी। फिर वो जो कह रहे हैं, अभी सोहेल भाई ने जो बात की कि अभी अगर 4 जजेस या 5 जजेस फ़ायज़ ईसा काजी साहब ले आते हैं एडॉक,
तो उसके बावजूद भी 13 में से अगर 4 बाकी मिल जाएं, 4 ये बन जाएं, 21, 17, तो वो अभी तक जो नंबर शुमार है, गिनती है, वो पूरी नहीं हो पा रही कि अगर ये फैसला अदालत में जाता है तो कहीं अदालत उड़ा ना दे। और इसके बहाने कई बड़े बड़े पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पहले अदालत का आप मुकम्मल तो करें, केस तो इतना हो कि हम वहां जाके जीत पाए। तो ये वो चंद अभी हैं, लेकिन सारे आपने देखा ना कि पहले अनोखी लाडली ख्वाहिश थी कि इमरान खान जेल में हो, नाअहल हो, सजा याफ्ता हो इलेक्शन से पहले, लेकिन इससे काम ना बना। फिर प्लेइंग फील्ड सारी सानू दे दो, इससे काम ना बना। फिर उसकी शनाख्त ले लो, उड़ा दो, उससे काम ना बना, बल्ला छीन कर। फिर मैंडेट फॉर्म 47, उससे काम ना बना। फिर मखसूस नशिस्तें, उससे काम ना बना। फिर उससे लाडलापन का जो स्टेटस पहले लेना था वो ले लिया, उससे काम कम नहीं बन रहा। एक मकबूलियत, एक बार का फ्रंट, एक सोशल मीडिया, एक मुल्क नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए अभी बहुत सारा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। ख्वाहिश सारों की है, लेकिन बात यह है कि कोई इस तरह से हो जाए कि साढ़े ते ना, एक हमारे पे ना पड़े, और दूसरी वजह यह है कि नेचुरल लगे। फ़खर, ये नेचुरल लगे, हमारे पे बोझ ना पड़े, ये मुमकिन भी है क्या? अलीना, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो मूव कल इन्होंने ऐलान किया है उसका तनाजुर या पस मंज़र क्या है। ये जो इस टाइम लड़ाई है ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ या इमरान खान और नवाज़ शरीफ की नहीं है। जो इस टाइम लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में है। और ये जो एक कल ऐलान किया गया है वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ से, ये पीटीआई को जो बैन कराने के हवाले से, देखें इसमें सारे ऑन बोर्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड ना हो, और इवन इस्टेब्लिशमेंट भी जो है इसमें ऑन बोर्ड है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये इत्तेहादी जमातों को जो है वो पता नहीं है और ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने वो करके मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान कर दिया है। सियासी जमातों का मैंने कल भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बड़ा इनके लिए मुश्किल ये फ़ैसला है कि किसी सियासी जमात को ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, क्योंकि इनको भी पता है कि मुस्तकबिल में अगर इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो इनके साथ भी यही जो है वो सलूक किया जाएगा। तो ये मुस्लिम लीग नून अकेले का नहीं है। ये जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इनके बड़ों को इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ये कोई अकेले ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक अगर इसके कानूनी पहलुओं के हवाले से देखा जाए, देखें ये जो आर्टिकल 17 के हवाले से उसमें बाकायदा तौर पर यह मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये नहीं है कि 4 रुकनी 5 रुकनी बेंच होगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में फिर पूरा जो फुल कोर्ट होगा वही फैसला करेगा इस हवाले से। और फिर जब ये एक कड़ी शराइत होती हैं किसी सियासी जमात के बैन करने के हवाले से, उसमें फिर ये जो मेरिट ऑफ द केस भी, सबूत भी, ये तमाम तर चीज़ें, तो इतना ये आसान काम नहीं है। और ये मुस्लिम लीग नून को भी पता है और बाकी इत्तेहादी जमातों को भी पता है। लेकिन उसके बावजूद जो ख़ास तौर पे इनको भी अभी तक ये मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन है कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को जो है वो काउंटर किस तरह किया जाए। एक तो उसकी रीज़न हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की जो है वो एक ऑफेंसिव, मज़ीद ऑफेंसिव होते जा रहे हैं। जो ये जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के एक वो है उसको कैसे काउंटर किया जाए। देखें ओपनली जो है ये पीटीआई अब जो है वो आर्मी चीफ को टारगेट कर रही हैं। वो इस तरह के उन्होंने सिफारिश की या इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि ये नवाज़ शरीफ ने इस तरह का कोई जो गुजरांवाला जलसा में बात की थी जनरल बाजवा के हवाले से, तो उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। तो अब ये जो दूसरी साइड है, हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये समझती है कि इनको अभी तक कोई अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिलता जा रहा है, चाहे जिस तरह के जिस नौइयत के केसेस हों, और दूसरी साइड से जो है ये इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक इन्होंने ऐलान किया था ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेशन इन्होंने ये ऐलान किया था। लेकिन वही बात है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट के सामने इस तरह रेफरेंस किसी सियासी जमात को पाबंदी के हवाले से, खासतौर पर ये जो अभी रिसेंटली फैसला आया। अच्छा, बट मुझे ये समझ नहीं आ रही है फ़खर, ठीक है ऐलान कर दिया सब कुछ, लेकिन हमेशा से हमने यही देखा है जब इस तरह के कोई भी फैसले होते हैं, ये चले लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेगेंडा फर्स्ट। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की बात कर रही है तो क्या फिर पॉपुलिस्ट जमातों का या फिर जहाँ पर इस तरह से प्रोपेगेंडा होता है उसका हल यही है कि बैन लगा दो, ख़त्म कर दो,
या साइडलाइन कर दो, उसको फाइट ऑफ करने का या उससे लड़ने का कोई और तरीका नहीं है फिर क्या, जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनजर रखते? देखिए, आप हमारे सामने एक इंडिया की मिसाल है, उसमें भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है। हमने देखा है कि वहाँ पे जो दूसरी जमातें हैं, बड़ा मुश्किल है वो मोदी को काउंटर करने के हवाले से, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी वो करनी होगी। या दूसरा फिर उसमें ये हो सकता है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो इनके लिए तो एक बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है जो मुस्लिम लीग नून है या जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं कि ये डिलीवर करें, ये परफॉर्म करें, ख़ासतौर पर जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरीन दिखाएँ, आवाम को रिलीफ दें। तो इससे आहिस्ता जो है ये एक पॉपुलिज्म का जो एक हमें वेव चली हुई है उससे आसानी से ये इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि ये चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत हो या बाकी ये तमाम अभी तक सियासत में उलझे हुए हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो दूसरी साइड है या परफॉर्मेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से उस तरफ किसी की भी वो उस तरह वो प्रॉपर तवज्जो नहीं जा रही। मेरा ख्याल है कि इनको जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये तमाम तर इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान का प्रोपेगेंडा क्या है, वो कितने पॉपुलर हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर करके 1 साल 2 साल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस के ऊपर अगर ये जोर दे दें तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ब खुद सियासी तौर पे उसको जो है वो काउंटर किया जा सकता है। अदरवाइज ये इसी तरह लड़ते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये तो पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम की वजह से हमारी मईशत भी बिगड़ती जाएगी, तो उससे फिर इमरान खान मजीद जो है वो मजबूत से मजबूत होता जाएगा। सुहेल साहब, हमने पिछले दिनों सुन रहे थे APC बुलाई जा रही है, वो जो दहशतगर्दी का मसला है सारा का सारा उसके ऊपर, तो एक विंडो भी खुली कि शायद सारी पार्टीज मिलकर बैठ रही हैं, कोई ना कोई आगे का रास्ता निकल रहा है। अब फिर पाबंदी वाली ये बात हो जाना, क्या वाकई में कोई तोड़ नहीं है अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, या अगर इस तरह की पॉपुलिस्ट सियासत हो रही है तो क्या फिर यही बचता है गैर जमहूरी अमल के बयान लगा दो, पाबंदी लगा दो? नहीं, देखें, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि सियासत का जो तोड़ है ना वो सिर्फ सियासत से मुमकिन है। सियासत का तोड़, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ 1.5-2 साल से, कि सियासत का तोड़ इंतजामी हथकंडे नहीं होते, सियासत का तोड़ जेलें नहीं होती। जब बल्कि सियासतदान जेलों में जाते हैं या आप उनके खिलाफ इंतजामी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो वो और पॉपुलर होते हैं। तो बुनियादी बात तो ये थी कि अगर इमरान खान जिस दिन से हुकूमत में आए उस दिन उनका इम्तिहान शुरू होगा। तो आपको जो लोग इमरान को पसंद नहीं करते उनको भी सीने पर जो है ना वो दिल पर सख्त हाथ रखकर एक दफा उन्हें इक़्तिदार में आने देना चाहिए। अगर इमरान कभी हारेंगे तो सियासत के जरिए हारेंगे, आप उनको बाकी जो हथकंडे हैं उससे नहीं हरा सकते। हम ये माजी में देख चुके हैं कि आपने शेख मुजीब के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान की सारी सीटें ले गया। आपने पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया, कितने उसके हिस्से बखरे किए, बंदों को जो है फांसियां दी, कोड़े मारे, जेलों में रखा। लेकिन जब 88 का पहला इलेक्शन हुआ तो बावजूद उस वक्त की इंतजामिया और मुक्तदरा की बदाखलत के, IGI के बनाने के, पीपल्स पार्टी फिर भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गई। फिर हमने देखा कि नून के खिलाफ क्या क्या इक़दाम नहीं हुए, जो नवाज शरीफ को जेल भेजा गया, उसकी पार्टी सदारत छीनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसले दिए, लेकिन फिर उसकी पार्टी जीतती रही। और अल्टीमेटली जब उनका मुक्तदरा से मुआहदा हुआ और इमरान खान जेल में गए और इमरान खान के लिए सख्त टाइम शुरू हुआ, तो तब तहरीक इंसाफ जो है उसको पॉपुलैरिटी वेव मिली। और जो लंबा इमरान खान को जेल में रखा जा रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन उसका मजर था। यही सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले इमरान खान के खिलाफ फैसले करती रही है, नून लीग के खिलाफ फैसले करती रही है। यही जजेस थे, आपको याद होगा जस्टिस बंदियाल की सरबराही में ही ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि नवाज जो इमरान खान की असेंबली ने जो फैसले किए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, उसको उन्होंने रिजेक्ट करके जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक तरह से तस्लीम किया था। तो यही सुप्रीम कोर्ट करती रही है ना। तो अब दरअसल होता यह है कि जब अवामी दबाव होता है तो उससे जहन भी बदल जाते हैं। तो ये अवामी दबाव, राय आमा, ये असरअंदाज होती है
और वो असरअंदाज हो गई है। इससे नून लीग की जो सियासी मकबूलियत है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। सर, इसके ऊपर गिला ये रहता है कि अवामी दबाव या राय आमा जो अमूमन सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर की जाती है वो एक उसका टिल्ट होता है या एक प्रोपेगेंडा के थ्रू की जाती है। वो राय जो है वो अवामी राय को रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन आज भी हमने उसका एक झलक देखी। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, मामला क्या है, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हमें सलीम साफ़ी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पैनल के ऊपर। साफ़ी साहब, आप कहिएगा, सर हम बात कर रहे हैं पाबंदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाने से मुतल्लिक हुकूमत का स्टांस था। अब हुकूमत के अपने अंदर से ही मुख्तलिफ और मुतज़ाद इत्तलात बल्कि आरा आ रही हैं। अभी आपने इसहाकदार साहब की बात सुनी होगी, इत्तेहादी भी कुछ मिक्स सी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये तो अलीना कल के प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि शायद हुकूमत को इस फैसले से पीछे हटना पड़े, और अगर हुकूमत पीछे ना भी हटी तो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा उनका ये ख्याल होगा कि पीटीआई को इंगेज करे या एक ज़हनी दबाव में ले आए, लेकिन आमदन ऐसा होता हुआ सुप्रीम कोर्ट से नजर नहीं आ रहा है। हुकूमती सतह पे जो काम है अगर वो कर भी ले तो सुप्रीम कोर्ट से ये काम नहीं हो सकता, और यकीनन ये बात हुकूमत के पेश नज़र भी होगी। दूसरी बात ये कि ये इससे पहले जो सुहेल वाइस साहब बात कर रहे थे, ये हुक्मरानों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने इमरान खान को कार्नर करना है तो इमरान खान को वो अपनी कारकर्दगी और सियासत के जरिए कार्नर करे। बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ बेहतर हुक्मरानी करें, मरियम नवाज बेहतर हुक्मरानी करे और नवाज शरीफ बेहतर सियासत करें। ये आज देखे जिस शख्सियत की याद में पूरी दुनिया में मातम की जा रही है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो दुनिया का इज्तिमाई ज़मीर जो होता है वो मजलूम के साथ होता है। यजीद को याद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन को ता क़यामत याद रखा जाएगा। तो सियासत में भी आप जिसको मजलूम बना देते हैं, इससे बड़ा एहसान उस पर कोई नहीं होता। इमरान खान साहब इससे पहले वज़ीर आज़म भी बने थे, लेकिन वो सियासतदान नहीं बने थे। मेरे ख्याल में ये जेल ने और हुकूमत के इस तरह के इक़दामात ने उनको अब सियासतदान भी बना दिया। लिहाजा हुकूमत अगर चाहती है कि इमरान खान का मुकाबला करें तो उनको चाहिए कि इस तरह के जो इंतज़ामी इक़दामात है उस पर फोकस करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें। लेकिन सर हालिया दौर में सियासत बड़ी चेंज हुई है। शायद हुकूमत का ये तासुर है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कहाँ वोट पड़ते हैं। जितना आप पॉपुलर बयानियाँ बनाओगे या जितना आप मुतहरिक होगे उस हिसाब से वोट पड़ते हैं या मकबूलियत मिलती है, तो वो भी उसी तर्ज सियासत पर चल पड़े। नहीं तो उसके लिए फिर सियासत चाहिए ना। तो मुस्लिम लीग नून तो सियासत भी नहीं कर रही है। नवाज शरीफ उसके सदर बने हैं, आपने उनकी कोई एक्टिविटीज देखी है? उसके लिए फिर पीटीआई की तरह का सोशल मीडिया बना दें, फिर उसकी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, फिर वो काम करें। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, अगला मामला जो हमारा है वो बड़ा दिलचस्प है। खबर ये आई है कि 54,000 पेंडिंग केसेस या बैकलॉग केसेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसको क्लियर करने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है या ये सही जाना है कि एड हॉक जजेस यानी उबूरी तौर पर कुछ जजेस को तैनात कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके लिए फ़िलहाल 4 नाम ज़ेर गौर आ रहे हैं। सरदार तारिक साहब, मजहर मियाँ खेल साहब, मकबूल बाकर साहब, मुशीर आलम साहब, इनके नाम अभी तक सामने आए हैं। इनमें से मुशीर आलम साहब ने माजरत कर ली है। उन्होंने तो आज एक ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस साहब के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं शामिल हो सकते, वो नहीं हिस्सा बन सकते सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस का। मकबूल बाकर साहब का बताया जा रहा ताहाल जवाब नहीं आ रहा या सामने नहीं आया, गो के मुतज़ाद इत्तलात इससे मुतल्लिक भी उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। सरदार तारिक साहब और मजहर मियाँ खेल साहब से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो रजामंद हैं। बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एकदम से फैसला किया गया है उबूरी जजेस तैनात करने का, क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्या इसके कोई सियासी इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर कुछ आपने इसका हिस्सा तो पहले सवाल में भी बताया, क्या कहेंगे सर? एकदम से
क्या वाकई में आप इसके सियासी मामलात से ताने बाने मिला रहे हैं? क्योंकि ये तो जुडिशल कमीशन होती है, खाली एक जज ने या 2 जजेस ने तो नहीं ये फैसला करना ना, ये पूरा पैनल बैठता है, वो फैसला करता है, तो सारे सियासी हैं क्या? मैडम शेख फिर शेर सुनिए, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। यहाँ माजरत के साथ यहाँ झूठ सलीके से भी नहीं बोले जाते, कम से कम इतने ही कर लेते कि सलीके से ही झूठ बोल लेते। लेकिन खैर शेर ये है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। चूंकि यहाँ सलीके से झूठ नहीं बोले जाते, चूंकि यहाँ नीयतें खोटी, वो कहते हैं नीयतें बद मंजिल खोटी, नीयत खोटी तो मंजिल खोटी। अब इस पे भी फिर एक मरतबा दरख्वास्त है कि मेहरबानी कीजिएगा कि जवाब सुन लीजिएगा, और होगा तो आपको खुशी की लम्हे कि अगर आपको सेकंड से कोई सवाल ना पूछना पड़े, या मैं जल्दी से ये मेरा मुनीब अख्तर साहब की तरह मेरा टाइम जल्दी से गुजर जाए। तो मैडम शेख इशू बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो वो माजरत चाहता हूँ, मकबूल बाकर साहब ने भी मेरा ख्याल है माजरत कर लेंगे या कर चुके होंगे मशीर आलम साहब के साथ। मशीर आलम साहब ने तो ये भी लिखा कि अल्लाह ने पहले बड़ी इज़्ज़त दी, जो मुझे पहले ही बड़ी इज़्ज़त दी है, क्या है ढाक जज लगना। और जो सोशल मीडिया पे चला है मेरे हवाले से, उस पर भी मुझे मायूसी हुई है, और मुझे लग रहा है कि मकबूल बाकर साहब भी माजरत कर लेंगे। अच्छा, इशू बुनियादी तौर पे ये है मैडम शेख कि ये कोई केसों का मामला नहीं है। अच्छा। माजरत के साथ ये मेरी राय है, कोई केसों शेसों का मामला नहीं। केसों का मामला होता तो फायजी साहब काजी साहब इनको साथ साथ निपटाते जाते। केसों का मामला होता तो ये केस इतने बनते ही ना। ये केस उन केसों का मामला नहीं है जो आप समझ रहे हैं हज़ारों में, उन केसों का ज़रूर मामला है जो दर्जनों में होंगे, 20 में होंगे। एक वो केस, उन केसों को सामने रखें जो अभी सुनने जाने हैं, और कुछ केस बड़े अहम बनने वाले हैं। अब इस पॉइंट पे रहिएगा क्योंकि बाद में हमने रिपोर्ट कार्ड इस पे काफ़ी प्रोग्राम करने। एक जो केस हैं, एक जो केस बनने जा रहे हैं, ये उन केसों का मामला है। दूसरा 2/3 अक्सरियत का मामला है और जुडिशल पैकेज का मामला है। तीसरा इमरान खान के पिछले 3 दिनों की गुफ्तगू का मामला है। चौथा बका का मामला है। मैडम शेख एक बड़ी अजीबो गरीब हुई है, कुछ ये पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो आपस में इनकी गुफ्तगू हुई है उसका भी, और जो हुई है बाकी जमातों में मुशावरत उसमें भी, और जो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं वो भी। हुकूमत कोई अनफॉर्चुनेटली वो सोहेल वड़ैच साहब का था ना, पता नहीं ये कंपनी नहीं चलने वाली, पता नहीं अब वो कार्टून दोबारा उसकी कब तकरीब हलफ बर्दारी होगी, तो या वो क्या उसको कहते हैं कि पार्टीज ओवर। यानी ये बात हो रही है कि ये हमारी बका का मामला बन गया है। ये जो पिछला सवाल था और इस दोनों को मिला लें तो इस बात पे बहस हो रही है कि ये हमारी बका का मामला बन गया है। आज मखसूस नशिस्तें छीनी हैं, कल सदर का, वजीर आज़म का, सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का और वज़राए आला के इंतखाबात का मामला इन अदालतों में जा सकता है, और परसों 8 फरवरी का भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद आज खुद नोटिस ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे आगे केस चला सकती है। तो ये हमारी बका का मामला है, इस पे बहस हो रही है, जिसकी वजह से इकट्ठ हो रहा है, इकट्ठ टूट रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जजेस, एडहॉक जजेस आ रहे हैं। और इसमें माजरत के साथ के वो वाले केस नहीं हैं जिनकी आपने बात की, केस और हैं जिनकी वजह से आ रहे हैं। तो ये एडहॉक जजेस लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 13 से 17 में से 8, 5, 4 तो वो 19-20 तो जुडिशल पैकेज तो वगैरह वगैरह। तो ये चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं, और चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त मुझे पता तो चली हैं कि ये 4-5 चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन चूंकि अभी उनका कोई सिरा नहीं मिला, अभी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो इंशाल्लाह मुहर्रम अल हराम के बाद सही और पूरी कौम को ये बताना है कि ज़िंदगी हुसैन की होती है, हुसैनियत सिर्फ मुहर्रम में नहीं होती, पूरे साल होती है, यजीदियत हमेशा मुर्दाबाद होती है। सर ये बता दें कि ना पूछूं सवाल, अभी डिसाइड कर लें, फिर बाद में गिला नहीं करना, आप गिले बड़े करते हैं मेरे से। आगे चलें आपके कहने पे आगे चल रहे हैं अब हम। जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है सुहेल वड़ैच साहब,
भट्टी साहब कह रहे हैं ये जो फैसला है ये बिल्कुल सियासी फैसला है, लेकिन सर फिर मेरा वही सवाल है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकेली एक जज नहीं होता सर, उसके अंदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, पूरा काउंसिल बैठती है, वो फैसला करती है। क्या इसको सियासी रंग देना दुरुस्त होगा? नहीं हो सकता है, हम किसी की नीयत पे क्यों शक करें, लेकिन हम हमेशा जो फैसले हैं ना वो हालात की ऐनक से देखे जाते हैं। एक वही फैसला जो आज से शायद साल पहले होता तो किसी के ना आंखें फटती, ना कोई किसी के माथे पे बल पड़ते, लेकिन इस तरह के हालात में या जब एडहॉक जजेस का फैसला होगा तो जाहिर है वही इंटरप्रिटेशन होगी जो अभी इरशाद भट्टी साहब दे रहे थे। लेकिन फर्ज करें कि ये इंटरप्रिटेशन ना भी हो, तो पहली तो बात यह है कि ये एडहॉक जजेस जो है ये इनका जो इख्तियार है और इनका जो मामला है वो जो परमानेंट जजेस होते हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। और क्योंकि ये इनकी जो चीफ जस्टिस है उसकी सवाबदीद पर होते हैं, वो ऑब्लाइज करके इनको लाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में वो इंडिपेंडेंस की तवक्को नहीं की जाती जो एक दूसरे परमानेंट जज से की जाती है। और मैं आपको तारीख का एक वाकया ये सुना दूं कि जो नसीम हसन शाह साहब थे, ये जब भुट्टो फांसी का फैसला हुआ या जिस पैनल में जजेस के शामिल थे, ये उस वक्त एडहॉक जज थे, ठीक है, और इन्होंने एडहॉक जज होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने परमानेंट होना था, तो इन्होंने इसीलिए जस्टिस अनवारुल हक का साथ दिया और वो भुट्टो की फांसी के फैसले के हक में इन्होंने किया। अगर 1 या 2 जज जो है वो उस वक्त खड़े हो जाते तो वो भुट्टो की फांसी का फैसला जो था वो उलट भी सकता था। तो इसलिए एडहॉक जजेस के बारे में आम तौर पर हमारी सबकी ये राय ये है कि ये कमजोर जज होते हैं और ये मुक्तदरा और जो चीफ जस्टिस होता है उसकी मर्जी पे चलते हैं। इसलिए ये शक किया जा रहा है कि ये अब जो इनको लाया जा रहा है, शायद इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनासब को जो है वो बेहतर किया जाए और जो हुकूमत आइंदा फैसले करने वाली है उसमें सपोर्ट की जा सके। इसलिए इस मामले का ना छेड़ना और इनकी तैनाती ना करना ही बेहतर होगा। पहले ही हुकूमत स्कैंडलों में घिरी हुई है, तो एक नया स्कैंडल शुरू करने की क्या वजह है। और दूसरा देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा के थोड़े दिन रह गए, उन्होंने अभी तक अगरचे तहरीक इंसाफ के लोगों को उनसे बड़े गिले हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्डक्ट बहुत अच्छा रखा है। उन्होंने खुद अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सरेंडर किया है। अपने जो 2 जूनियर जज हैं जो उनसे इत्तफाक नहीं करते, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी साथ बिठाते हैं। उनके मशवरे से जो है बेंचेस बनते हैं। तो और फिर ये जो अब फैसला हुआ है इसमें भी उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, ठीक है, अगर वो चाहते तो फुल कोर्ट ना बनाते। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ब्लाइंडली हुकूमत के हर बात को एंडोर्स कर देंगे। जो हुकूमत ये समझ रही है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ रेफरेंस ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके कुछ जज एंडोर्स कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि और बड़ी अक्सरियत से वो रद्द कर देंगे। जितनी बड़ी अक्सरियत से उन्होंने ये किया फैसला, उससे बड़ी अक्सरियत से ये फैसला हो जाएगा। तो क्यों ऐसा इकदाम कर रहे हैं जिसमें खामखा की गर्द भी उड़ रही है, इनके मुंह पे भी पड़ रही है और फिर इसमें नाकाम भी होना है। सही। फखर मुस्कुरा रहे हैं। फखर, आपको अच्छा लगा? एक मैडम शेख सिर्फ एक अगर इजाजत हो तो अच्छा नहीं, एक मैडम शेख जी भट्टी साहब, वो सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम आजकल लिखते हैं और वो सारा कुछ बताकर एंड पे कहते हैं ये अफवाह है, और एक मेरी पता नहीं खुशफहमी और मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। तो मेरी भी एक गलतफहमी और एक खुशफहमी और एक अफवाह है जो जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। ये सोहेल वड़ाई साहब सारा कुछ बता के एंड पे लिखते हैं। वो ये है कि हुकूमत ने, अब अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों केस पे हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, खबरें आ रही हैं कि अमल दरामद ना करने का फैसला किया है। अब आप देखिए एडहॉक जजेस और सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले पर अमल ना आने वाले केसेस, पाबंदी तरीके इंसाफ पर, अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है आप इसमें बड़ी आसानी से चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है। फखर,
अलीना, मैं पहले तो जो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक जो वाक़या बयान किया जस्टिस नसीम हसन शाह वाला कि ये जो एडहॉक जजेस लगाए जाते हैं वो चीफ जस्टिस की मरहून मिन्नत होते हैं, इसलिए वो आज़ादी से फ़ैसला नहीं कर सकते, मैं इनसे जो है वो डिसएग्री करता हूँ। और जो भट्टी साहब ने भी जो बातें की हैं उनसे बिल्कुल जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ। जो इन्होंने वो कहा है कि ये जजेस जो है वो चीफ जस्टिस की मरहून मिन्नत होती हैं, देखिए मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एडहॉक जज की। मीर हज़ार खोसो को लगाया था जस्टिस सजाद अली शाह ने जो एडहॉक जज के तौर पे। उनका उस टाइम ये केस चल रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जो 26 जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किए थे उस हवाले से। तो वो भी यही समझ के आए थे कि चीफ जस्टिस क्योंकि उनको एडहॉक जज के तौर पे लगा रहे हैं तो वो उनके हक़ में ही वो फैसले में जो है वो हाँ से हाँ मिलाएंगे। तो मीर हज़ार खान खोसो साहब ने जो एडहॉक जज लगे तो उन्होंने जो अपनी जजमेंट थी उसमें वो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे उन्होंने अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो है वो एडहॉक जजेस को गैर कानूनी और आइनी करार दे दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जो एडहॉक जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस की मरहून मिन्नत होते हैं और उन्हीं के मुताबिक ही फैसला देते हैं। जहाँ तक बात है ये अपॉइंटमेंट के हवाले से, एडहॉक जजेस के हवाले से, देखें इसमें पूरा आपने भी बताया कि जुडिशल कमीशन में एक तो चीफ जस्टिस होता है, 3 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, बार का मेंबर है, उसके साथ साथ जो लॉ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल है। तो ये पूरा पैनल एक जो है वो उसमें अगर किसी को एतराज़ होता है जजेस के ऊपर इस तरह तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये एडहॉक जजेस के हवाले से ये जो जुडिशल कमीशन है उसमें ये मुत्तफ़िका तौर पे ही ये मामला हो जाएगा क्योंकि उसकी रीज़न जेन्युइन है। देखें एक तो जो भट्टी साहब और ये जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज वो कर रहे थे कि अब मुस्तकबिल में ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये कल से जो पीटीआई ने ये प्रोपेगेंडा किया और एक कंस्पिरेसी थीरी कि पता नहीं ये चीफ जस्टिस क्या करने जा रहे हैं जो 4 एडहॉक जजेस को ला रहे हैं। इसमें देखें पहली दो जो पॉइंट्स हैं ना, पहला है एक ये जो मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से कि उसका फैसला पलट जाएगा, ये चीफ जस्टिस मेजॉरिटी में आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि रिव्यू में वही 13 जजेस ही केस सुन सकते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया है। तो ये 4 एडहॉक जजेस का जो एक डिस्कशन चल रही है वो वैसे ही इररिलेवेंट है। दूसरी बात है कि ये जो और कोई मुकदमात आने हैं उसमें जो है ये फिर चीफ जस्टिस पीटीआई को या इस तरह का वो कोई फैसले कर देंगे। तो उसमें देखें ये जो बेंच बनाने होते हैं या बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 रुकनी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 रुकनी जजेस की कमेटी बनाती है जिसमें काजी फायज ईसा साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अगर वो मेजॉरिटी में है, वो कोई इस तरह का काजी फायज ईसा कोई इस तरह की कोई काम करने जा रहे हैं तो वो उसको वैसे ही वो बेंच में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो है साजिशी थीरीज हैं। जहाँ तक बात है कि ये जो लगाए क्यों जा रहे हैं, असल में माजी में भी ऐसा हुआ है। 22 अब तक जो है 22 जजेस को जो है वो एडहॉक जजेस पे लगाया गया 2021 तक। लगाया क्यों जा रहे हैं? देखें हर एक चीफ जस्टिस जो है वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि वो जब आए थे अपॉइंट हुए थे उससे एटलीस्ट कम जो है वो जो केसेस की पेंडेंसी है उसको करके जाएं ताकि ये ना हो कि उसके जो क्योंकि लेगेसी में ये ना आए कि इनके दौर में तो जो है केसेस का फैसला ही नहीं हुआ। तो काजी फायज ईसा के अभी 3 माह रह गए हैं। ये जो एक्सटेंशन या जुडिशल पैकेज की बात कर रहे थे भट्टी साहब भी, देखें इसमें बिल्कुल लॉजिक नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो है वो एक तो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में तमाम जजेस के सामने एक क्लैरिफाई कर दिया कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अटॉर्नी जनरल के जरिए भी अगर इतने बड़े ओहदे के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ कह रहा है कि मैं ऐसा ना कोई मैं एक्सटेंशन लेने के वो नहीं कर रहा, तो फिर मीडिया के ऊपर या किसी की ऐसी खबर के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं उसकी बात के ऊपर यकीन करूंगा जो उस ओहदे पे बैठा है और उसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की हो। तो ये एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर कि ये पता नहीं शायद ये इस वजह से ये सारी अरेंजमेंट हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये तमाम तर ये सारी की सारी कंस्पिरेसी थीरीज हैं और सिर्फ रीज़न यही है कि वो ये चाहते हैं कि जब रिटायर हों 3 महीने रह गए हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर उनका जो टेन्योर है वो सियासी मुकदमात में ही उलझाए रखा गया है। तो वो अब ये जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें ये चाहते हैं कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो बैकलॉग कम किया जाए एटलीस्ट, ताकि ये फ्यूचर में जो है उसको वो ठीक है सर। सोहेल साहब जी, फ़खर दुरानी साहब को बिल्कुल इख्तलाफ का हक हासिल है, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी वजाहत ज़रूर करना चाहता हूँ। वो वजाहत ये है कि पहले जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने वो उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के हामी तस्वर किए जाते थे
चुनाचे मीर हजार खान खुसरो भी जब जज बनाए गए हेडाक, वो भी पीपल्स पार्टी के हामी थे। बाद में सजाद अली शाह साहब जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए और सदर फारूक लगारी के साथ मिल गए, तो मीर हजार खान खुसरो तो वहीं रहे। तो इसलिए मीर हजार खान खुसरो ने अपनी उसी नजरिए के मुताबिक फैसला किया जिस पर वो एडहॉक जज मुकर्रर हुए थे। बस मेरी इतनी सी वजाहत थी कि एडहॉक जजेस को दूसरे परमानेंट जजेस के बराबर कभी नहीं समझा गया और न वो होते। कुछ कहना चाहते हैं फखर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी अपॉइंटमेंट है, जो एक परमानेंट जज है उसको भी वही जुडिशल कमीशन अपॉइंट करता है, वही आगे फिर पार्लिमानी कमेटी उसको एंडोर्स करती है, एडहॉक जजेस को भी। अगर ऐसा ना होता तो उनके फिर फैसलों की कोई वक़्त ही ना होती। तो ये उनके ये ऐसा नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस का है, एडहॉक जजेस के हवाले से नहीं है, लेकिन करें वो बिल्कुल सही। सुहेल वड़ाइच साहब उस पहलू को टच कर रहे थे जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि सियासी उनसर इसके अंदर कितना हो सकता है, और उस वक्त जिस वक्त ये बात का उन्होंने हवाला दिया बेनज़ीर भुट्टो वाले केस, तो उस वक्त क्या सियासी पहलू था पीछे, या बैकग्राउंड पीछे क्या था, उसकी आप कुछ वजाहत करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखें, अगर ये जज को वो चीफ जस्टिस लाए थे, ना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाई थी, तो वो चीफ जस्टिस के ही जो जिस के वजह से लाए थे, वो उनके साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। अगर इस लॉजिक के साथ ही वो जो सुहेल वड़ाइच साहब बात कर रहे थे, ना कि वो उनकी पॉलिटिकल नज़रियात क्या थे, तो उनको बतौर एक जज लगाया गया था, ना कि एक सियासी उसके तौर पर, लीडर के तौर पर। और अलीना ये भी अर्ज कर दूं कि वही मीर हजार खान खुसरो बाद में पीपल्स पार्टी उनको केयर टेकर गवर्नमेंट में भी लेके आई थी। सलीम साफी साहब से उनकी राय जान ले सवाल के ऊपर। देखिए, मैं तो काफी अरसे से ये मुतालबा करता रहता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से कि पाकिस्तान में एक आईनी कोर्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि हमारी अदालतों का तकरीबन 90% वक्त जो है वो सियासी मुकदमात पे ज़ाया हो जाता है, और जो इंसाफ के मुंतज़िर लोग हैं वो कोई 20 साल से इंतजार में बैठा है, कोई 40 साल से इंतजार में बैठा है, कोई 30 साल से इंतजार में बैठा है। तो इस मसले का कोई हल तो निकालना चाहिए, क्योंकि मौजूदा अदालतें तो हर वक्त सियासी मामलात में उलझी रहती हैं। लेकिन इस मौका पे अब जाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना इतना आसान भी नहीं है। तो इस मौका पे जिस तरीके से, जिस माहौल में जजेस में इजाफा किया जा रहा है और एडहॉक जजेस लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल पे ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसको सब लोग उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से इसको अभी इरशाद भट्टी साहब देख रहे हैं। अच्छा, मसला यही है इस पूरी गुफ्तगू का कि क्या फिर हम अच्छा काम वक्त को देख के किया करें? वक्त तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें मसले मसाइल होते ही हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, अगर हम वक्त की बात कर रहे हैं तो सर क्या ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमेशा हमने देखा है जब भी लड़ाई होती है या हलकों में इख्तलाफ होता है तो अदलिया हमेशा और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर होते हैं? क्या ये तारीख़ में पहली दफ़ा है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर हैं या आमने सामने हैं, और जो अदलिया है वो उस तरह से सेम हम ख्याली इंजॉय नहीं कर रही जो माजी में होता था, और फिर उसकी वजह से सारी काया ही पलट जाती थी सियासी लीडरान के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि वाक़यात तो ऐसे हुए हैं कि जजेस ने फैसले मुक्तदरा के खिलाफ भी दिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्रूशल फैसले थे, जैसे मार्शल लॉ का जवाज पेश करना, ऐसे असम्बलियों के टूटने का जवाज पेश करना, वो ज्यादातर जो जिनसे मुल्क के हालात पे फर्क पड़ता था या मुक्तदरा की ताकत और इख्तियार पे फर्क पड़ता था, उसमें वो सारे फैसले मुक्तदरा की मर्जी के मुताबिक और उनकी सपोर्ट पे। लेकिन इस वक्त ये वाला जो फैसला है ये लाजमी तौर पर मुक्तदरा की ख्वाहिश कुछ और थी और ये फैसला जो है वो कुछ और हुआ। लेकिन अगर आप ये देखें, इसकी डिटेल में देखें, तो जो 9 जजेस हैं उन्होंने मुक्तदरा की ख्वाहिश के खिलाफ फैसला दिया है और इसमें काजी फायज ईसा भी शामिल है। तो हम ओवर सिंप्लीफाई करके सिर्फ इसको 8-5 ना समझे, ये इसमें जो है वो ज्यादा लोग हैं जिनकी ये राय थी कि तहरीक इंसाफ जो है इसको हमने एज ए सियासी पार्टी
खत्म नहीं किया था, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत की गई है इलेक्शन कमीशन की। तो वो सारे लोग, तो इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी पार्टी के तौर पर जिंदा रहे। तो जब वो चाहते हैं इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सवाए 2 जजेस के, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो हम फैसले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को जो है वो कालअदम करार देने की और उसकी सियासत बैन करने की, फिर सुप्रीम कोर्ट तो इसको नोट्स नहीं करेगी। और ये इख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। हुकूमत तो सिर्फ रेफरेंस भेज सकती है, इख्तियार ये किसी पार्टी को जो है वो करने का, कालअदम करार देने का, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर, इसकी वजह वैसे क्या समझ रहे हैं? ये पहली दफ़ा जो हम देख रहे हैं कि अदलिया बिल्कुल एक साइड पर है, और उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा ये कहा गया जब भी हुकूमतें पलटी हैं या सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़ हुआ है तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर होती है, इस्टेब्लिशमेंट अकम्प्लिस होती है, इफ़ आई मे से हो। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल अलग रुझान नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुझे 2 वजूहात नजर आती हैं। देखिए, जो पहली लड़ाई थी जो 8 फरवरी तक थी जी, वो पॉपुलैरिटी की लड़ाई थी। हमेशा से माजी में ये होता आया है कि एस्टेब्लिशमेंट जब किसी जमात के खिलाफ जाती थी तो उसकी पॉपुलैरिटी पे अटैक करती थी, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस बनते थे, उसके खिलाफ जो है अदालतों में ट्रायल होते थे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, उसके खिलाफ गवाह उठते थे, और वो अल्टीमेटली उसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो कम हो जाती थी। इस बार ये हुआ है, और नवाज शरीफ के मामले में भी ये हुआ था लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन इस बार ये हुआ कि इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ करने के बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। तो जब पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई तो एक हिसाब से हमारी जो इस वक्त ताकत पर अदारे हैं और हुकूमत है, उन्होंने ये सरेंडर कर दिया कि पॉपुलैरिटी तो उसके पास है, अपोजिशन के पास पॉपुलैरिटी तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन ताकत तो हमारे पास है, इख्तियार तो हमारे पास है। तो इसलिए उनको एक सेटिस्फेक्शन थी कि अगर ताकत है तो पॉपुलैरिटी तो मैटर नहीं करती। लेकिन ये जो फैसला आया है 13 जुलाई का, इसने इस दफा एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के इख्तियार पर जो है वो अटैक किया, और इसलिए अब ज्यादा खौफ ये है कि ये इख्तियार पे अगला हमला भी होगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और अगला हमला होगा, और ये ना हो कि मुक्तदरा का जो सारा इख्तियार है वो छीना जाए। तो ये लड़ाई है कि क्या अदलिया जो है वो मुक्तदरा का जो इख्तियार है वो छीन पाएगी, और क्या जो मुक्तदरा है वो अपना इख्तियार जो है अदलिया से ज्यादा वो रख सकेगी या नहीं रख सकेगी। ये असल लड़ाई है। सर, वैसे आप इस लड़ाई को किस तरह से टर्न आउट करते हुए देख रहे हैं? बड़ा तजर्बा रहा है, आपने बड़े वक्त आते जाते, दौर आते जाते देखे हैं, आप कैसे? का तजर्बा है आपको? बड़ा लड़ाइयों का तजर्बा है सर आपको? नहीं, मैं तो जिंदगी में हमेशा लड़ाइयों के खिलाफ रहा हूँ, और लेकिन देखिए, लड़ाई का नतीजा कोई भी पहले से नहीं बता सकता। उसकी वजह ये होती है कि लड़ाई में किसका हाथ कहाँ पड़ जाए ये नहीं पता होता। लेकिन लड़ाइयाँ बुरी होती हैं मुल्क के लिए। फर्ज करें अगर अदलिया जीत जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि मुक्तदरा का इख्तियार कम होगा, मुक्तदरा पर जो है वो पाबंदियां लगेंगी। तो जाहिर है उससे ठीक है, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो सकता है उससे जमहूरियत को भी फायदा हो सकता है उसकी सिविलियन आज़ादियों को भी फौरी फायदा हो। लेकिन ये भी डर है ना, हमें तो ये भी रहा है कि यहाँ अदालती मार्शल लॉ भी लगते रहे। हमने तो इफ्तिखार चौधरी को भी भुगता हुआ। तो सर वे आउट किया, अगर आप मुख्तसरन बिल्कुल बता सके तो। हम अपनी अदलिया को भी ऐसा नहीं बनाना चाहते कि वो सारी हुकूमत को बुला के जो है वो डिक्टेशन दे। ऐसे हम देख चुके हैं पहले। बिल्कुल सही सर, वे आउट किया है। अगर मुझे मुख्तसरन ये बस बता दें, आपकी राय में इस वक्त क्या है वे आउट? कुछ समझ आ रहा है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मुसाहलियत और मफाहमत आइन के जरिए। आइन के अंदर जो लिखा है सब उस पर चलें, एक ही मुतफिका दस्तावेज है
उस पर अमल करें, बस बाकी सब ठीक। बट इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है होना, लेकिन अगेन मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। भट्टी साहब जाते जाते, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का हवाला दिया था सर, आपने तो कहा सोशल मीडिया के ऊपर लोग राय का इजहार करें, मैं इससे थोड़ा सा अगर एडजेक्टिव इसमें ऐड कर लूँ सर, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो 4 नाम एडहॉक जजेस के सामने आए हैं उसके ऊपर हो रहा है। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करी मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। इख्तलाफ ठीक है सर, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये मामले को मज़ीद सियासी नहीं बना देता है? इस तरह तो कोई भी नहीं फिर करना चाहेगा। अगर इवन साफ़ नीयत भी है तो कोई क्यों चाहेगा सर्विस करना इस मुल्क की? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम शेख। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ फ़ौज के हवाले से देख लें, पिछले 4-5 दिनों से आर्मी चीफ़ के हवाले से देख लें, जजेस के हवाले से देख लें, ये एडहॉक जजेस के हवाले से देख लें, उससे उल्ट करें तो बुशरा और इमरान खान के हवाले से देख लें। देखिए मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए आप इख्तलाफ ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लेकिन ये जो हो रहा है ये तूफ़ान बदतमीज़ी भी मैडम शेख छोटा लफ्ज़ है, ये मादर पिदर आज़ाद किस्म की कोई चीज़ है और इसकी कभी इसी वजह से शायद वो फिर पाबंदी की बात आती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद इसी वजह से ये चंद एक बात क्या आती है सर, सोशल मीडिया पे तो पाबंदी है माजरत के साथ, एक्स पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज सब VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कुछ आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं और जानना चाहूँगी आप लोगों से कि इसका तोड़ क्या है भाई। एनीवेज आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।